प्यारे बच्चों खुश रहो। सभी को गुड मॉर्निंग। टैगोर चंद एकेडमी स्टूडेंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। व्यवसाय अध्ययन में बिजनेस मैनेजमेंट में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो बीमा का चल रहा है और आज का जो अपना टॉपिक है वो है बीमा एजेंट। बीमा एजेंट बीमा एजेंट बीमा अभिकर्ता जिसको बोलते हैं, बीमा एजेंट, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बीमा एजेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एक नंबर पे बीमा एजेंट कौन होता है, बीमा एजेंट कौन होता है, इसका जो अर्थ है, मीनिंग है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद में दूसरा है बीमा एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है, नियुक्त कर सकता है। और तीसरा हम पढ़ेंगे बीमा एजेंट कौन बन सकता है, बन सकता है। बीमा एजेंट तथा नौकर में अंतर जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद में बीमा एजेंट की जो विशेषताएं हैं, बीमा एजेंट की योग्यताएं हैं, बीमा एजेंट के अधिकार या कार्य हैं और बीमा एजेंट के निश्चित कर्तव्य हैं। इतना ही पाठ अपना बचा हुआ है, इनके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है बीमा एजेंट। बीमा एजेंट, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। जहां तक बीमा का प्रश्न है, एक बीमा करता के बीमा व्यवसाय की सफलता जो है उसकी लोकप्रियता या विश्वसनीयता के ऊपर निर्भर करती है। उसकी लोकप्रियता कितनी है, लोगों का उसमें विश्वास कितना है। आज एक बीमा कंपनी जो होती है, बीमा करता है कि अनेक प्रकार के जो उत्पादक वगैरह या अनेक प्रकार की जो योजनाएं उसकी होती हैं, उनको लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। क्योंकि बीमा करता जो होता है वो सभी कार्य अकेला नहीं कर सकता। बीमा करता जो है सभी कार्य अकेला नहीं कर सकता, क्योंकि आज बीमा के जो ग्राहक होते हैं, बीमा व्यवसाय के जो ग्राहक या जो उपभोक्ता होते हैं, वो देश में बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। इस प्रकार से बीमा व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, बीमा व्यवसाय का संचालन करने के लिए इसके अंतर्गत बीमित और बीमा करता जो होते हैं, बीमा करवाने वाले व्यक्ति होते हैं, बीमा करता के जो ग्राहक होते हैं, उनकी खोज करने के लिए, उनकी मध्यस्थता करने के लिए बीमा एजेंट की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, बीमा एजेंट की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बीमा एजेंट वह व्यक्ति होता है, बीमा एजेंट वह व्यक्ति होता है जो बीमा करता तथा बीमित जो बीमा करवाने वाला होता है उसके मध्य मध्यस्थता करता है। मध्यस्थता करता है, वो सब बीमा एजेंट कहलाता है। बीमा करता और बीमित के मध्य मध्यस्थता का जो कार्य करता है वह बीमा एजेंट कहलाता है। बीमा करता बीमा कंपनी होती है, बीमित बीमा करवाने वाला व्यक्ति होता है। दोनों के मध्य जो मध्यस्थता करता है, दोनों की जो संबंध स्थापित करवाता है, उसको बीमा एजेंट के नाम से जानते हैं। अब बीमा एजेंट का जहां तक प्रश्न है वो है, यानी बीमा एजेंट का अर्थ है, बीमा एजेंट कौन होता है, इसके बारे में थोड़ी सी विस्तार से हम लोग जानकारी और करेंगे। भारत में बीमा एजेंट की जो नियुक्ति है, बीमा एजेंट के जो अधिकार हैं, प्रधान तथा एजेंट के बीच में जो संबंध स्थापित होते हैं, संबंधों का नियम है, वो एजेंसी कानून के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? एजेंसी
कानून के अनुसार। और हमारे यहाँ एजेंसी संबंधी जो कानून है, एजेंसी संबंधी जो कानून है वो है अनुबंध अधिनियम, अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 182 से 238, 182 से 238 भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में एजेंसी संबंधी जो कानून है, इसमें एजेंट के अधिकार, दायित्व, प्रधान और एजेंट के मध्य संबंधों की जो व्याख्या करते हैं वो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 182 से 238 के मध्य दिया गया है। एजेंसी संबंधी जो प्रावधान होते हैं वो इसके अंतर्गत दिए गए हैं। इस प्रकार से अनुबंध अधिनियम 182 की धारा के अनुसार एजेंट वह व्यक्ति होता है, एजेंट वह व्यक्ति होता है जिसे किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति के द्वारा अपने कार्य करने के लिए, अपने कार्यों का निर्वाह करने के लिए या तृतीय पक्ष के साथ व्यवहार स्थापित करने हेतु या प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार से इस परिभाषा के अनुसार धारा 182 के अनुसार जो परिभाषा दी गई है होता है कि एजेंट वह व्यक्ति होता है जिस किसी व्यक्ति के द्वारा अन्य व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है या अन्य व्यक्ति की तरफ से कार्य करने के लिए, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए और तीसरे पक्ष के साथ संबंध स्थापित करने के लिए उसको नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार से एजेंट जिस व्यक्ति का कार्य या प्रतिनिधित्व करता है, एजेंट जिस व्यक्ति का कार्य या प्रतिनिधित्व करता है उसको नियोक्ता कहते हैं, प्रधान कहते हैं या मालिक कहते हैं, इस प्रकार से उपरोक्त सभी प्रकार की बातों का अध्ययन करने के पश्चात एजेंट संबंधी सभी प्रकार की जो बातें हम लोगों ने पढ़ी हैं, इनका विवेचन करने के पश्चात हम लोग संक्षेप में ये कह सकते हैं कि एजेंट वह व्यक्ति होता है, एजेंट वह व्यक्ति होता है जो अपने प्रधान, जो मालिक होता है, अपने प्रधान द्वारा तृतीय पक्षकारों के, अपने प्रधान के तृतीय पक्षकारों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए नियुक्त किया जाता है। एजेंट वह व्यक्ति होता है जो प्रधान के द्वारा, नियोक्ता के द्वारा, मालिक के द्वारा तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करने के लिए उसकी नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार एजेंट जो होता है, इस प्रकार एजेंट प्रधान तथा तृतीय जो पक्षकार होते हैं उनकी ओर से मध्यस्थता करता है। एजेंट प्रधान और तृतीय पक्षकार जो होते हैं उनके मध्य मध्यस्थता करता है। मध्यस्थता का जो कार्य होता है वो सब एजेंट के द्वारा किया जाता है, एजेंट के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं, ये प्रधान होता है और ये इसका एजेंट होता है और ये तृतीय जो पक्षकार होता है इसके साथ अनुबंधात्मक संबंध, अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाता है। इसको इस प्रकार से भी समझा जा सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एजेंट प्रधान द्वारा नियुक्त वह व्यक्ति होता है जो तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाता है, अर्थात प्रधान तथा तृतीय पक्षकार होता है। अर्थात हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि बीमाकर्ता भी इसको बोल सकते हैं, हम लोग क्या बोल सकते हैं, बीमाकर्ता भी बोल सकते हैं। और तृतीय पक्षकार जो होता है उसको हम लोग बीमित भी कर सकते हैं। बीमाकर्ता, बीमा में दो पक्षकार होते हैं, एक बीमा कंपनी या बीमाकर्ता जो बीमा करता है, बीमा करने वाला, और एक बीमित वह व्यक्ति होता है जो अपने वस्तु
का जो बीमा करवाता है, वस्तु और जीवन का बीमा करवाता है, वह व्यक्ति होता है। तो दोनों के मध्य संबंध स्थापित करने वाला जो होता है उसको बोलते हैं बीमा एजेंट बोलते हैं। बीमा एजेंट जो होता है वो प्रधान के निर्देशानुसार या उसके अधिकार क्षेत्र में अधिकार द्रवित भी हो सकते हैं, लिखित स्पष्ट भी हो सकते हैं, उनके अनुसार बीमा एजेंट जो होता है वो कार्य करता है। तो ये तो होता है बीमा एजेंट, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, बीमा एजेंट के बारे में। अब जो आता है बीमा एजेंट की नियुक्ति, आज का अपना जो दूसरा आता है वो आता है बीमा एजेंट की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट जो होता है बीमा एजेंट का। बीमा एजेंट की नियुक्ति, बीमा एजेंट की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सामान्यतः आप जानते हो बीमा एजेंट की नियुक्ति जो होती है वो प्रधान के द्वारा की जाती है। बीमा एजेंट की नियुक्ति होती है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रधान के द्वारा, जिसको नियोक्ता भी बोलते हैं, इसको प्रधान है नियोक्ता भी बोल देते हैं, या बीमा कंपनी जो होती है उसमें बीमा करता भी हम लोग बोल सकते हैं। इनके द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है, लेकिन इसके लिए प्रधान में अनुबंध करने की समस्त योग्यताएं होनी चाहिए। बीमा एजेंट की नियुक्ति प्रधान द्वारा की जाती है, लेकिन जिस प्रधान के द्वारा बीमा एजेंट की नियुक्ति की जाती है उस प्रधान में अनुबंध करने की सभी प्रकार की क्षमता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए। वह व्यक्ति या प्रधान जो होता है वो बीमा एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। इस प्रकार से निम्नलिखित में से कोई भी जो व्यक्ति होता है वो बीमा एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। एक नंबर पे होता है स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति द्वारा, स्वस्थ मस्तिष्क के जो व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा भी ऐसा किया जा सकता है। स्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्तियों के द्वारा। दूसरा होता है वयस्क द्वारा। तीसरा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे कानून या न्यायालय द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, नहीं किया गया हो, अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। तीन बातें हैं, पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता या प्रधान में अनुबंध करने की क्षमता उसमें होती है जो स्वस्थ मस्तिष्क का होता है, वयस्क होता है, और न्यायालय द्वारा कानून द्वारा दिवालिया पागल या अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो। इस प्रकार से ये तीनों बिंदु इस पे लागू होते हैं। कोई भी स्वस्थ मस्तिष्क का जो व्यक्ति होता है वो एजेंट की नियुक्ति कर सकता है। वयस्क व्यक्ति द्वारा अर्थात जिसकी उम्र अभी 18 वर्ष हो चुकी हो या इससे ज्यादा हो चुका है, बालिग नहीं हो। इस प्रकार से बालिग और नाबालिग दो होते हैं, वयस्क और अवयस्क। इसके अंदर आता है वयस्क, बालिग हो चुका हो, नाबालिग नहीं हो, उसके द्वारा भी नियुक्ति की जा सकती है। और ऐसे व्यक्ति जिसको कानून द्वारा अयोग्य घोषित नहीं किया गया हो, यानी वह दिवालिया पागल वगैरह नहीं हुआ हो, उस व्यक्ति के द्वारा भी इसकी नियुक्ति की जा सकती है। इसके अतिरिक्त एजेंट की नियुक्ति कानून द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के द्वारा की जा सकती है। दूसरा है कानून द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा, कानून द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति द्वारा की जा सकती है। इस कारण निम्नलिखित व्यक्ति जो होते हैं वो भी एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं। निम्नलिखित व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा भी एजेंट की नियुक्ति की जा सकती है। इसके अंदर किसी भी संस्था या कंपनी के द्वारा, किसी भी संस्था, कंपनी
या निगम के द्वारा, कोई भी संस्था है या कंपनी या निगम है, इनके द्वारा नियुक्ति की जा सकती है, इनके द्वारा भी नियुक्ति की जा सकती है। इसके अलावा न्यायालय जो होता है, नैसर्गिक संरक्षक या न्यायालय द्वारा भी नियुक्ति की जा सकती है, और कई प्रधान मिलकर के संयुक्त रूप से भी एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं। संयुक्त रूप से एजेंट की नियुक्ति इनके द्वारा की जा सकती है। तो यह एजेंट की नियुक्ति कौन कर सकता है। तीसरे नंबर पे आता है एजेंट कौन बन सकता है। एजेंट कौन बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछ लेते हैं कि एजेंट जो होता है वो कौन बन सकता है। तो इस प्रकार से एजेंट धारा 184 के अनुसार अनुबंध भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 184 के अनुसार, अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 184 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है। कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है, चाहे उसमें अनुबंध करने की क्षमता हो या नहीं हो, चाहे उसमें अनुबंध करने की क्षमता हो या नहीं हो। इसलिए अवैध या पागल व्यक्ति होते हैं वो भी एजेंट बनाए जा सकते हैं। एजेंसी अनुबंध के अनुसार, एजेंसी अधिनियम में हम लोगों ने पढ़ा कि एजेंसी कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसमें ठहराव किया जाता है, यानी एजेंसी का जो जन्म होता है इसका ठहराव के द्वारा होता है, ठहराव होना आवश्यक होता है। इसलिए कोई भी जो व्यक्ति होता है वो एजेंट बन सकता है, चाहे उसमें अनुबंध करने की क्षमता हो या नहीं हो, क्योंकि इसका जो निर्माण होता है वो ठहराव। एक एजेंट जो होता है उससे संबंधी जो जानकारियां सभी प्रकार के प्रावधान है एजेंसी संबंधी कानून के अंदर दिए गए हैं, और एजेंसी के लिए ठहराव मात्र होना पर्याप्त होता है। तो इस प्रकार से अनुबंध अधिनियम 1872 के अनुसार कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है, चाहे उसमें अनुबंध करने की क्षमता हो या नहीं हो। इसलिए एक अवयस्क व्यक्ति को भी एजेंट नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति या प्रधान के द्वारा एजेंट नियुक्त किया जाता है उसमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, उसमें अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि एक एजेंट जो होता है वही प्रधान का प्रतिनिधित्व करता है। एक एजेंट जो होता है प्रधान द्वारा बताए गए सभी प्रकार के कार्य करता है, प्रधान का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए उसके द्वारा किए जाने वाले सभी प्रकार के जो कार्य होते हैं उनके लिए प्रधान ही उत्तरदायी ठहराया जाता है। इसलिए प्रधान में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए। कोई व्यक्ति एजेंट बन सकता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो एक अवयस्क व्यक्ति को अगर एजेंट नियुक्त किया जाता है, अवयस्क व्यक्ति या पागल व्यक्ति आदि जो होते हैं उनको एजेंट नियुक्त करना जोखिम भरा कार्य होता है। कौन सा होता है? जोखिम भरा कार्य होता है, क्योंकि इसके निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं। अवयस्क को नियुक्त करने पे कौन कौन से, अवयस्क को एजेंट नियुक्त करने पे कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं? जैसे ऐसा एजेंट अपने अनाधिकृत एवं गलत कार्यों के लिए, ऐसा एजेंट अपने अनाधिकृत या गलत कार्यों के लिए प्रधान के प्रति उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अनाधिकृत वैराधी क्षेत्र में किए गए कार्य जो होते हैं
उसको उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम लोग देखते हैं, प्रधान ऐसे एजेंट के किए गए सभी कार्यों, प्रधान ऐसे एजेंट के लिए किए गए सभी कार्यों के लिए या तृतीय पक्षकार के साथ किए गए सभी प्रकार के जो व्यवहार होते हैं उसके लिए उत्तरदायी माना जाता है। यानी प्रधान को तो उत्तरदायी ठहराया जाएगा, लेकिन अवेश एजेंट होता है वो उत्तरदायी नहीं होता। ये सारी की सारी जो जिम्मेदारी होती है वो प्रधान की होती है। इसकी होती है, प्रधान की होती है। इसलिए ये जोखिम भरा कार्य होता है, इसलिए एजेंट की जो नियुक्ति होती है वो प्रधान को काफी सोच समझ करके ही करनी चाहिए। उसके बाद में जो आता है अपना अगला टॉपिक जो आता है वो है एजेंट एवं नौकर में अंतर। एजेंट एवं नौकर में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एजेंट एंड सर्वेंट। एजेंट एंड नौकर में अंतर। तो एजेंट एवं नौकर में जो अंतर है वो हम निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पे करेंगे। पहले करेंगे डिफरेंस का जो बेस होता है, अंतर का आधार है, फिर है एजेंट और फिर है सर्वेंट, नौकर। इनके आधार पे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आता है अनुबंधात्मक संबंध। अनुबंधात्मक संबंध हाईकोर्ट के द्वारा, अपना जो उच्च न्यायालय होता है उसके द्वारा एक एजेंट तथा नौकर में निम्नलिखित अंतर समझे जाते हैं। उनके अनुसार सबसे पहले इनका अंतर करने के लिए अंतर का जो आधार होता है उसको हम लोग ध्यान में रखना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन को आसानी के साथ हो जाता है। अनुबंधात्मक संबंध, ठीक है। एजेंट प्रधान के तृतीय पक्षकार के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाता है। एजेंट जो होता है, तृतीय पक्षकार जो होता है उसके अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाता है। तृतीय पक्षकार जो होते हैं, थर्ड पर्सन जो होता है उसके साथ एजेंट जो होता है वो अपने प्रधान मालिक या नियोक्ता जो होता है उसके अनुबंध उसके साथ करवाता है, समझौता करवाता है, अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाता है। जबकि नौकर ऐसा नहीं करता। नौकर ऐसा नहीं करता क्योंकि नौकर तो अपने मालिक के साथ जो सेवा समझौता हुआ है उस समझौते के अनुसार ही कार्य करता है, अपने मालिक के निर्देशानुसार कार्य करता है, आदेशानुसार ही कार्य करता है। ये तृतीय पक्षकार से संबंध नहीं रखता। ये कहता पारिश्रमिक इसका जो पारिश्रमिक होता है फीस या कमीशन। अन्य आधार पर इसका पारिश्रमिक फीस या कमीशन होता है। नौकर का जो पारिश्रमिक है वो वेतन होता है। नौकर का जो पारिश्रमिक होता है वो वेतन होता है। उसके बाद में है एजेंट एवं नौकर। एजेंट एवं नौकर के आधार पे हम लोग अंतर करते हैं। तो एजेंट एक ही समय में नौकर एवं एजेंट दोनों नहीं, एजेंट जो है एक ही समय में नौकर एवं एजेंट नहीं हो सकता। यानी एजेंट के साथ साथ ये नौकर नहीं हो सकता। एजेंट ही रहेगा और नौकर नहीं हो सकता। लेकिन नौकर जो होता है, नौकर के साथ साथ एजेंट का कार्य भी वह कर सकता है। एजेंट का कार्य भी उसके द्वारा किया जा सकता है।
उसके बाद में सेवा योजक जो होते हैं, एक एजेंट के अनेक सेवा योजक हो सकते हैं। एक एजेंट के अनेक सेवा योजक हो सकते हैं, यानी कई संयुक्त रूप से सेवा योजक होते हैं, एजेंट की नियुक्ति कर सकते हैं। इस प्रकार से एक एजेंट के अनेक सेवा योजक हो सकते हैं, जबकि नौकर जो है उसका एक ही मालिक होता है, उसके अनेक सेवा योजक नहीं होते, उसका मालिक एक ही होता है। तो इस प्रकार से एजेंट एवं नौकर में हम लोगों ने अंतर जो पढ़ा है, पहला है अनुबंधात्मक संबंध। ठीक है, एजेंट अपने प्रधान के तथ्य पुस्तिका के साथ अनुबंधात्मक संबंध स्थापित करवाता है, नौकर ऐसा नहीं करता, वो अपने मालिक के निर्देशानुसार ही कार्य करता है। उसके बाद में पारिश्रमिक, एजेंट को पारिश्रमिक के रूप में फीस मिलती है, कमीशन मिलता है, और नौकर को वेतन मिलता है। एजेंट एवं नौकर, एजेंट जो होता है कि समय एजेंट ही रहेगा, वह नौकर नहीं बन सकता, और नौकर कभी कभी नौकर के साथ साथ एजेंट का कार्य भी पार्ट टाइम कर लेता है। सेवा योजक, एक एजेंट के अनेक सेवा योजक हो सकते हैं, नौकर का एक ही सेवा योजक होता है। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने अध्ययन किया कि बीमा एजेंट क्या होता है, बीमा एजेंट से आप क्या समझते हैं, ये महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने पढ़ी। उसके बाद में बीमा एजेंट कौन नियुक्त कर सकता है या इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है, दूसरा हम लोगों ने ये पढ़ा। तीसरा बीमा एजेंट कौन बन सकता है, इसका हम लोगों ने पढ़ा। और चौथा हम लोगों ने पढ़ा नौकर एवं एजेंट में कौन कौन से अंतर होते हैं। इसके बाद में इस पाठ का जो शेष भाग बचा है, जीवन बीमा का जो एजेंट होता है उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, बीमाकर्ता में ये बीमा एजेंट जो होता है उसमें कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, कौन कौन से कार्य कर सकता है बीमा एजेंट, कौन कौन से निश्चित कर्तव्य होते हैं, इतना भाग इस पाठ का बचा हुआ है। ये हम लोग कल करेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।